बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो अपनी ज़िद पे अड़े होते हैं। और आप किसान भाई बहनों की ज़िद है अपने खेतों में हरियाली लाने की, अपने जीवन में खुशहाली लाने की। और आपके इसी ज़िद को पूरा करने के लिए हम लेकर आते हैं अपना कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली पालकों को मिलेगा 100% अनुदान। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की हुई शुरुआत। अगाध फूलगोभी की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पूसा कतकी। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग इस वर्ष 486 करोड़ मछली बीज का उत्पादन करेगा। विभागीय प्रक्षेत्रों में 25 और निजी तालाबों में 461 करोड़ मछली बीज का उत्पादन होगा। जो मछली पालक 80,000 बीज खरीदेंगे उन्हें 20,000 बीज 100% अनुदान पर दिया जाएगा। मछली पालन एवं गव्य विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। यह नीली क्रांति के माध्यम से नीली क्रांति लाने की एक योजना है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कृषकों को जिला मत्स्य कार्यालय या मत्स्य अनुसंधान केंद्र रांची में 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान फसल को रोगों से बचाना जरूरी है। धान फसल में रोग होने पर उपज में कमी आ जाती है। धान फसल को मुख्य रोग झोंका यानी ब्लास्ट रोग के साथ ही सीड ब्लाइट, PLB बैक्टीरियल, लीव ब्लाइट, अंगमारी जैसे रोगों से बचाव के लिए उचित उपचार जरूरी है। किसान भाई, अभी अगर धान की हम लोग फसल की चर्चा करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मुख्य रोग जो है हम लोग देखते हैं झोंका, जिसको ब्लास्ट रोग बोलते हैं। इसके अलावा जो है शीत ब्लाइट इसमें जो है वो मुख्य है, और BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो है वो सबसे ज़्यादा, और अंगमारी रोग। इसके अलावा कहीं कहीं टुंगरू वायरस और झोंका रोग, जिसको हम लोग जो है ये हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर धान को प्रभावित करता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है उपज नुकसान होता है। अगाध फूलगोभी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कुवारी, पूसा कतकी, पूसा दीपाली, अर्ली सिंथेटिक लगाएं। अगाध फूलगोभी की खेती के लिए जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बुआई के समय गोबर खाद 200 से 250 क्विंटल, नेत्रजन 120 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलाएं। किसान भाई कतारों में बीजों की बुआई और खाद डालने के लिए बिरसा बीज सहखाद ड्रिल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में माहो और माइट कीट के रोकथाम के बारे में। बैगन फसल में पत्तियों से रस चूसने वाले कीट माहो और माइट के रोकथाम के लिए नीम निर्मित दवा 5% 2 से 3 बार फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इससे फल छेदक कीट भी नहीं लगते हैं। 2% नीम के तेल का व्यवहार भी फल छेदक कीट के रोकथाम में कारगर है। यदि पत्तियों से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप अधिक हो तो इमिडाक्लोप्रिड 17.5 दवा 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दवा से छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस।
वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अगले फीचर में हम आपको जानकारी दिला रहे हैं तसर बीज कोषों के भंडारण, उसकी देखभाल और सावधानियों के बारे में। तसर बीजागार में बीज कोषों के भंडारण में सबसे जरूरी होता है बीज कोषों को निरोग और सुरक्षित रखना। इसके लिए बीजागार सहित बीज कोषों की सावधानी पूर्वक देखरेख करें। सबसे पहले भंडारण के लिए लाए जाने वाले बीज कोषे यानी कोकून की स्वास्थ्य की जांच कर लें। जब आप ग्रेनेज से पहले जानना चाहिए क्रॉप हिस्ट्री का मतलब होता है जहां रियरिंग होता है, डिजीज परसेंटेज क्या है, डिजीज का लेवल क्या है, हर स्टेज में जांच करना चाहिए ये डिजीज परसेंटेज क्या है। अगर उधर डिजीज परसेंट कम है तो उसका मतलब आपका जो क्रॉप है ये बहुत अच्छा है। तो क्रॉप हिस्ट्री जानने के बाद जब कोकून बन जाएगा और जब कोकून हार्वेस्ट करेंगे तो देखना चाहिए कोकून जो है उसमें छेद नहीं होना चाहिए। दो तरीका का छेद होता है, एक डंठिल के पास होता है दैट इज उजी इन्फेक्टेड अपर लेवल में, और एक होता है पोस्टीरियर साइड में होता है दैट इज येलो इन्फेक्टेड। ये सब टाइप ऑफ कोकून को मत रखिए। और एक होता है डेड कोकून। डेड कोकून कैसे पता है? तो कोकून देखने में अच्छा लगेगा बट जिसका वजन बहुत कम है और हल्का लगता है तो ये मतलब है उसका अंदर जो प्यूपा है ये डेड हो गया। तो ऐसा टाइप के कोकून का भी सिलेक्शन मत करिए। और होता है कि फ्लेमजी, उसका कोकून का साइज देखेगा बट देखेंगे तो होल है। भले कोकून का आपको अच्छा लगेगा दूर से देखने में बट ये होल है, उसका अंदर जो प्यूपा है दैट इज इन्फेस्टेशन विथ उजी। अगर येलो इन्फेस्टेशन है तो आपको एंटीरियर पोर्शन में मिलेगा। एंड तो साइज जैसे बोले छोटा और बड़ा, साइज डिपेंड करता है न्यूट्रिशन फैक्टर ऑल्सो अनदर फैक्टर। अगर लो न्यूट्रिशन है और जहाँ हम लोग रियरिंग करते हैं अगर अच्छा से रियरिंग नहीं किया तो उसमें भी तो साइज उसका फर्क पड़ता है। जितना बढ़िया साइज हो और वेट वाला कोकून, दमदार कोकून है तो बीज के लिए बढ़िया है। बीज कोषों के भंडारण से पहले बीजागार की तैयारी करें। इसके लिए बीजागार के बाहर अंदर दोनों ओर सफाई करें। बीजागार के बाहर उगे घास पात और झाड़ियों को हटा दें और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें। जबकि बीजागार के अंदर विसंक्रमण करने के लिए दो विधि अपना सकते हैं। एक विधि है अनुशंसित मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर और फॉर्मेलिन दवा के घोल से पोछा लगाना। दूसरी विधि है फ्यूमिगेशन तकनीक जिसमें फॉर्मेलिन और KMN 4 दवा के घोल को बंद बीजागार में उबाला जाता है। भंडारण से पहले जो बीजगार किसान भाइयों के पास है पहले उसको साफ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। कोसा रखने से पहले और कोसा निकलने के बाद डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जनरली जो बीजगार जहाँ होता है उसके चार किनारे जो वीड्स है, घास है, उसको हटा देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अंदर को डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। पहले 2 to 5% ब्लीचिंग सोल्यूशन में उसको पोंछ देना चाहिए, पोंछ सोल्यूशन स्प्रे करके उसको करना चाहिए। अनदर और एक टेक्निक है दैट इज फ्यूमिगेशन टेक्निक्स। फ्यूमिगेशन होता है 2 लीटर फॉर्मालिन और 500 ग्राम KMNO4 और 3 लीटर पानी में कोई सिगड़ी हो और स्टोव हो और हीटर में उसको अंदर जला देना है। जब आप जलाएंगे पूरा सील कर दीजिए कम्प्लीटली, जो विंडो है और दरवाज़ा है पेपर में सील करके उसको 48 आवर्स के लिए छोड़ देना है और 48 आवर्स के बाद उसको खोल देना है सो दैट उसमें जाए, सो दैट प्रॉपर्ली आपका डिसइंफेक्शन कंप्लीट हो। और डिसइंफेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाई डिसइंफेक्शन प्रॉपर्ली नहीं करे तो रोग का संभावना बढ़ सकता है। ग्रामीण क्षेत्र के तसर उत्पादक भाइयों को सलाह है कि अवैज्ञानिक और बेतरतीब तरीके से बीज कोषों को जहां तहां लटका कर न रखें। इसमें मौसम की प्रतिकूलता पर परभक्षी सहित अन्य शत्रु जीवों से खतरा हो सकता है। आप देसी तरीका से या ग्रीन शेड नेट से बीजागार स्थापित करके बीज कोषों को रखें। इससे पहले उसे जरूर बीज संक्रमित कर लें। गर्मी के मौसम में इस बात का जरूर ख्याल रखें कि बीजागार का तापमान 28 से 30 डिग्री से ज्यादा ना हो और नमी 80% से कम ना हो। तापमान ज्यादा हो तो खस या बोरे के पानी से भिगोकर तापमान कम कर लें। तो जनरली किसान बहुत सारा जगह स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी जो भंडारण बीजगार दिया प्रोवाइड भी किया गया और कुछ किसान भाई और अदर NGO संस्था भी अपना कंस्ट्रक्टेड भी किए हैं। बहुत सारा दिखता है जो बीजागार में लॉस होता है, किसान भाई क्या करते हैं सीधा गार्लैंड बनाने के बाद कोई पेड़ में टांग देता है, कोई किनारे में टांग देता है, घर के किनारे में टांग देता है। उसमें क्या है ना रोडेंट का अटैक होता है एंड प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है मेंटेन टेम्परेचर, ये सब मेंटेन। अगर नहीं भी है सिंपल अगर तरीका से बनाना है, ग्रीन शेड नेट में किसान भाई भी लो खर्चे में भी बना सकता है। अगर कोई सिंपल जो घर भी है मड वाले में भी बना सकता है, जो लो कॉस्ट ग्रेनेज हाउस उसमें भी बना सकता है, अगर जो कंक्रीट फैसिलिटी नहीं है तो।
बीजागार में बीज कोसों को वैज्ञानिक तरीके से रखें। 5 कोसों का एक गुच्छा और 20 गुच्छों की एक माला बनाएं। सभी माला को कतारवत तरीके से बांस या तार के सहारे लटका दें। इसमें गुच्छे से गुच्छा, माला से माला और कतार से कतार के बीच अनुशंसित दूरी रखें। पर्टिकुलरली 2 तरीका का जो भंडारण हम लोग करते हैं, जो एक नॉन डाइपोज होता है, मंथ ऑफ अगस्त में होता है 20 से 25 दिन के लिए। उसमें ज़्यादा पर्टिकुलरली जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। बट पर्टिकुलरली जो डाइपोज कोकून हम दिसंबर जनवरी में जो हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो 6 से 7 महीना के लिए जो हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें ज़्यादा सावधानियाँ बरतन है। पर्टिकुलर विंटर में के लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर समर सीजन जो होता है, टेम्परेचर का काफ़ी रोल है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करते हैं, लो कॉस्ट में खास नेट डाल के पानी स्प्रे करिए बाहर, तो उसमें टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री कंट्रोल हो पाएगा। तो अगर ऐसे पर्टिकुलरली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा थोड़ा रोल लें तो इमरजेंसी को कंट्रोल किया जाएगा और ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और कोसा जब कलेक्शन होता है, जो अच्छा चीज़ जो उजी इन्फेक्टेड, येलो इन्फेक्टेड और फ्लेमजी को छांटने के बाद और डेड को छांटने के बाद कोकून जब जनरली किसान भाई स्टोर करता है, उसमें थोड़ा ध्यान देना है मेल फीमेल रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल का रेशियो 60% होना चाहिए, फीमेल का रेशियो 40% होना चाहिए। उसका बाद कोकून को गार्लैंड पर माली बना देना चाहिए। एक गार्लैंड में नियर अबाउट 100 कोकून होता है और 20 गुच्छा होता है। जब गार्लैंड को किसान भाई हैंग करेगा, में बाम्बो और वायर में टांगेगा, एक रो से दूसरा रो का दूरी जो होता है 1.5 से 2 फुट होना चाहिए। और एक रो में एक गार्लैंड से दूसरा गार्लैंड का दूरी मिनिमम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो किसान भाई जो गुच्छ बनाएगा, 100 कोकून का एक गुच्छ बनाता है, 20 गुच्छा जो रहता है, एक गुच्छे में 5 कोकून रहता है। उसी टाइम एक गुच्छे से दूसरा गुच्छी मिनिमम 2 इंच से 3 इंच गैप होना चाहिए। एंड जो कोकून जो टांगेंगे ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊंचाई होना चाहिए, सो दैट आप क्लीनिंग एक्टिविटी और रोडेंट अटैक से बचा जा सकता है। इस प्रकार तस्सर बीज कोसों का सम्यक भंडारण और सावधानी पूर्वक देखरेख करें। तस्सर बीज सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा तो बेशक तस्सर उत्पादन भी बेहतर होगा। खरीफ धान की फसल में कीट और रोगों का लगना बहुत स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इसकी देखभाल ना की जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। पूरी जानकारी इस फीचर के माध्यम से। दुनिया में सबसे ज्यादा जीव पानी में पलते हैं। इस दृष्टिकोण से बरसात में कीटों की संख्या बढ़ जाती है। झारखंड में खरीफ मौसम की मुख्य फसल है धान। धान फसल में कीट और रोग व्याधियों की रोकथाम ठीक से ना हो तो इसके प्रकोप से उपज में 30 से 40% तक की कमी आ जाती है। इससे बचाव के लिए धान फसल में समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन करें। इसकी शुरुआत बीज बुआई से पहले से लेकर बिछड़ों को खेत में रोपने तक का उपचार का 3 चरण पूरा करें। हम लोग देखते हैं कि धान में लगभग 100 से अधिक संख्या में कीटों का आक्रमण होता है, लेकिन 20 कीट जो है उसमें आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। उसी तरह अगर रोगों को देखें तो लगभग 40-50 रोगों का भी आक्रमण होता है, लेकिन इसमें जो है हम लोग मुख्य रूप से देखें तो 8 से 10 रोग हैं जो काफ़ी हमारे किसान को जो है क्षति पहुंचाते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि किस तरह से हम रोगों का बचाव करें, कीटों का बचाव करें जिसके वजह से हमारे खेत में ना आए, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए जब भी हम लोग धान की खेती करें तो शुरुआती जो है इसका हम लोग तैयारी करते हैं, वो है सबसे पहले कि बीज का जो है हम लोग उपचार करते हैं। अगर आप बीजोपचार ठीक ढंग से कर लेते हैं तो लगभग जो है जो बीमारी बाहर से बीज के द्वारा आपके खेत में आ रही होती है वो रुक जाती है। और दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि आप अगर बिचड़ा का उपचार करते हैं तो उससे जो है बहुत सारे कीट जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो बिचड़ा का जब उपचार करेंगे तो उस समय जो है वो कीटों से, रोगों से हम बचा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है जब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय अगर भूमि को भी हम लोग ठीक ढंग से उपचार करके अगर लगाते हैं तो हम लोग जो है वो कीट और बीमारी से बचा सकते हैं। साथ ही साथ जो है हम लोग मॉनिटरिंग बोलते हैं कि अपनी फसलों को वो लगातार आप घूम घूम करके देखते रहें कि अगर कोई किसी प्रकार का कीट व्याधि अगर उसमें आ रहा है तो उसकी आपको अगर पहचान है तो वो भी आप करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये सब आपको पहले से, अभी चूँकि धान लग रहा है तो ये सब मन बना लेना है कि धान में आप जब लगा रहे हैं तो कीड़ा और बीमारी आएगा ही और आपके फसल को नुकसान करेगा, जो कि 35 से लेकर के हम लोग देखते हैं कभी कभी 40-50% रोग और कीट के वजह से फसल को नुकसान होता है। उससे आप जानकारी के वजह से बचा सकते हैं।
वैसे तो धान फसल में कई रोग लगने की संभावना रहती है, लेकिन आज धान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग और उससे बचाव की जानकारी लेंगे। झारखंड में झोंका यानी ब्लास्ट रोग और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग होना आम बात है। इससे धान फसल की काफी क्षति होती है। अगर जहाँ तक हम लोग रोगों की बात करें तो इसमें जो है हम लोग पहले देखते हैं सबसे मेजर जो रोग होता है वो झोंका है, जिसको हम लोग ब्लास्ट बोलते हैं। शुरू में पत्ती पे जो है नाव के जैसा भूरा रंग का धब्बा पड़ता है और ये धीरे धीरे कभी तना में और ये पूरे पौधा में ये फैल जाता है और पुआल के जैसा फैल जाता है। तो ये ब्लास्ट बीमारी जो है बहुत कॉमन बीमारी है और जहाँ तक अभी संकर किस्म का धान जो है वो ज़्यादा लग रहा है तो ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो किसान भाई अगर चाहें तो ये ब्लास्ट बीमारी से बहुत सारा है, टेबुकानोजोल है, ट्राइकोनाजोल है, अगर इसका 1 से 1.25 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव करते हैं तो ये बीमारी से आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ जो धान में दूसरी सबसे जो कॉमन यहाँ पर बीमारी आती है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, बोलते हैं BLB। BLB में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि वो पत्ती पे ऊपर से धारी नुमा संरचना वो दिखता है और वो फिर लाल रंग का हो जाता है और ये बैक्टीरियल या जीवाणु के वजह से होता है। तो कुछ फफूंद के वजह से, जीवाणु के वजह से हम लोग देखते हैं यह बीमारी या विषाणु के वजह से बीमारी आती है। तो ये बीमारी आने से हम लोग अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है वो आप इसमें क्रोसिन जो है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एग्रोमाइसिन जो है दवा मिला हुआ है, वो उसका 6 ग्राम प्रति 30 लीटर पानी में घोल बना करके अगर इसका छिड़काव करें तो वो आप बचा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप इसमें जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है 50%, इसको आप अगर मिलाते हैं तो 3 ग्राम पर लीटर पानी में इसको घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो पूर्णतः जो है आप BLB से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। शीत ब्लाइट या नेक ब्लाइट धान फसल में लगने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें धान के पौधे बलियों के नीचे से झुक जाते हैं। शीत ब्लाइट के रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि शीत ब्लाइट जो है उसमें आता है। शीत ब्लाइट या नेक ब्लाइट इस ढंग से जो है वो उसमें आपका वो पौधा जो है वो झुक जाता है, जहाँ से उसका जो है वो फली उसमें आती है या दाने बनते हैं उस स्थान से झुक जाते हैं। वैसी परिस्थिति में हेक्साकोनाजोल है उसका 1 से 1.25 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा मेजर बीमारी है। इसके अलावा कुछ टुंगरू वायरस वगैरह होता है जो कि जो है हरा फुदका वगैरह से ये फैलता है। तो वायरस के लिए जो है इक्का दुक्का पौधा में अगर ग्रसित है तो उसको निकाल करके हटा देना चाहिए। तो ये मेजर रोग हैं जो हमारी फसल को काफ़ी जो है क्षति पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग आसानी से पहचान पाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग उसको कैसे बचा पाए। धान फसल में रोग से ज्यादा कीटों का प्रकोप होता है। इसमें तना छेदक कीट, हरा और भूरा फुदका कीट, पत्ती लपेटक और हिस्पा कीट प्रमुख है, जो धान के पौधों को, तना और पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तना छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नर्सरी से बिछड़ों को निकालने के बाद उसके ऊपर के हिस्सों को काट लें। उसके बाद उसका खेत में प्रतिरोपण करें। तो हम लोग देखेंगे कि अभी इसमें कुछ कीट भी हैं, जैसे बहुत सारे कीट हैं वो मेजर कीट हैं। अगर वो जैसे वाटर स्ट्रेस हो जाता है या मानसून की कमी हो जाती है तो वो कीटों का आक्रमण जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि तना छेदक कीट इसमें जो है वो मुख्य कीट है और वो इसमें जो है उसका गाभा जो पानी से ऊपर का भाग है उसको गाभा को खा जाता है और पूरा का पूरा जो है पौधा क्षतिग्रस्त कर देता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब आपका पौधा मान लीजिए कि इसमें जब दाने बनने के अवस्था में आते हैं तो बीच बीच में खेत में ये सूखा हुआ आपको नज़र आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो है वो डेड हर्ट उसका तना जो है वो खा गया। तो इसके लिए जो है आपके पास जो बाज़ार में दवा है फुलवेंडामाइट, जो फेम के नाम से भी आता है, तो उस दवा का जो है हम लोग 4 लीटर पानी में 1 ml पर लीटर 4 लीटर पानी में 1 ml की दर से अगर घोल बना के छिड़काव करें तो इससे हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं कि 2 तरह के जो रस चूसने वाले कीट हैं, वो एक आपका हरा फुदका और एक भूरा फुदका, ये 2 फुदका कीट है।
वो काफ़ी जो है वो भूरा फुदका वो तना के आसपास जो है ये रस चूस करके और हॉपर बर्न के जैसा जो है पूरा क्षेत्र बना देता है। ये हरा फुदका जो है वो टुंगरू वायरस जो है उसको बनाता है। और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पत्ती लपेटक कीट होता है जो आपस में पत्ती को लपेट के और उसका हरा भाग को खुरच के खा जाता है। इसके अलावा जो है हम लोग देखते हैं कि हिस्पा एक कीट है जो पत्ती को खुरच करके वो खा जाता है। तो ये सब बहुत कॉमन कीट हैं जो हमारी फसल को काफ़ी जो है वो क्षति पहुंचाते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो है अगर हिस्पा के जो है यहाँ पर झारखंड में काफ़ी है, तो हिस्पा हो या तना छेदक हो, इसके लिए जैसा हमने बताया कि तना छेदक है तो इसको हम लोग उखाड़ करके जब इस समय जब पौधा को ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऊपर वाला भाग को हटा देते हैं तो यह कीट का आक्रमण नहीं होता है। और हिस्पा के लिए जो है लैम्डासाइहेलोथ्रीन जो दवा है उसका कराटे या कुंफू के नाम से आता है, उसका जो है 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। गंदी बग है। इस तरह से अगर कीटों का हम लोग अगर समेकित रूप से प्रबंधन कर लें तो हम अपना कीट और रोग से बचा करके अपनी फसल को काफ़ी लाभ जो है पहुंचा सकते हैं। धान फसल के लिए कीट और रोग समस्या है तो इसका समाधान है समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन। इस कुशल प्रबंधन के सहारे धान फसल को कीटों एवं रोगों से मुक्त रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा धान की उपज प्राप्त करिए। तो देखा किसान भाइयों, आज जो 2 फीचर हमने आपको दिखाई वो समसामयिक जानकारियों से भरी हुई थी। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें अवश्य लिख दीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, आप हमें देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर भी। तो हमें ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। अब मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।